हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी ये दूसरी कड़ी है जिसमें हम समान भूगोल के घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं वो इसके पहले पार्ट को ज़रूर देखें। और हमारा एक और प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें हम मैप बेस्ड पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं सब लोगों को, तो आप वो भी जाकर देखें। और आइए शुरू करते हैं आपका ज्योग्राफी फॉर यू चैनल पे। इसमें ज्योग्राफी का घटना चक्र को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने भारत का भूगोल समान परिचय शुरू किया था। इसमें क्षेत्रफल हो गया था, अक्षांश से विस्तार हो गया था, भारत एवं कर्क रेखा हो गया था, मानक समय हो गया था। आज हम देखेंगे दूरस्थ बिंदु, समवर्ती देश और उसके आगे की बातचीत। तो आइए चलते हैं। दूरस्थ बिंदु। भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। ये इसलिए अपडेट हुआ है क्योंकि ये उत्तरी राज्य अब हिमाचल प्रदेश हो गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो गया है, तो अब वो राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसलिए उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश अब हो जाएगा और दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु सबको पता है। वहीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जम्मू एवं कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए यहाँ पे आ गया उत्तरी भाग में जम्मू एवं कश्मीर, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर अब राज्य न रह के केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए ये अपडेट नया आ गया है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल में 4 सुदूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथ मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़े निकोबार द्वीप पर है, एवं भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, मुख्य भूमि पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या निकोबार द्वीप समूह पर। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर में। ये देखिए मैप में समझाया हुआ है। उत्तरी पार्ट इंदिरा कॉल सियाचिन जम्मू एवं कश्मीर, दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर, ऐसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। वहीं पश्चिमी पे आ जाए गौरा मोता या गुहार मोती गुजरात में, और पूर्व में आ जाए तो किबूथी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मैप, फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट गौरा मोती या गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट किबूथी अरुणाचल प्रदेश। आइए अब इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है अथवा विकल्प सी सही उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये हो जाएगा बड़ा निकोबार, क्योंकि ये तो मुख्य भूमि पर हो जाएगा, लक्षद्वीप नहीं होगा, मद्रास भी नहीं होगा। भारत में सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्षिण पॉइंट तमिलनाडु में तो नहीं स्थित है, छोटा निकोबार में भी नहीं स्थित है, बड़ा निकोबार में स्थित है, कार निकोबार में नहीं स्थित होगा क्योंकि कार निकोबार के ऊपरी द्वीप है, ऊपर का द्वीप है, इसलिए उसमें भी नहीं होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा एक जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो पहला में असम और राजस्थान नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, असम और गुजरात नहीं होगा, गुजरात होगा, असम नहीं होगा, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात होगा, तो ऑप्शन डी सही है। भारत में राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में,
68°7 पश्चिम राजस्थान में, 68°7 पूर्व गुजरात में, 68°7 पूर्व राजस्थान में। तो राजस्थान वाला तो नहीं होगा इसमें देखिए ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पूछ रहा है सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो अगर हम ये भारत मान लें तो ये भारत का पश्चिम हो जाएगा, ये भारत का पूर्व हो जाएगा, और ये है 0°, ये मान लेते हैं। तो 0° से इधर पूर्व होगा और 0° से इधर पश्चिम होगा। तो हमें ये देखना है, तो ये 0° का पूर्व में आएगा, तो इसीलिए पूर्व वाला ऑप्शन होगा 68.7°। पश्चिम वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर पश्चिम देखेंगे तो ये 0° से इस तरफ बढ़ जाएगा, मगर हमारा भारत इस तरफ है तो हम पूर्व में देखेंगे, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा। समझ में आ गया आप लोग को ये वाला। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु 38.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौरा मोती या गुहार मोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे अधिक पूर्व मतलब ये चारों में देखना है। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु या बेंगलुरु हो जाएगा, तो इसमें लखनऊ हो जाएगा। आइए इसका विवरण देख लेते हैं कैसे। उपयुक्त भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हैदराबाद का है 78°29 पूर्वी देशांतर, भोपाल 77°30 पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81° पूर्वी देशांतर, बेंगलुरु 77°40 पूर्वी देशांतर। तो इसका सबसे ज़्यादा पूर्व में है। और पूछ क्या रहा था, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व बताया भी मैंने, ये 0°, ये पूर्व और ये पश्चिम और ये भारत। तो सबसे अधिक पूर्व मतलब जो सबसे अधिक इस तरफ से होगा वही होगा। तो लखनऊ सबसे ज़्यादा है 81°, बाकी सब लखनऊ से कम है। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। मैं एक दिन अक्षांश देशांतर कैसे पूर्व कैसे पश्चिम ये सब होता है मैं बता दूंगा अच्छे से आप लोगों को। फिर आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि 0° से कैसे पूर्व जाने पे पूर्व की ओर बढ़ने से क्या होता है, पश्चिम की ओर जाने से क्या होता है, भारत का कौन सा दिशा पूर्व की ओर चलता है, कौन सा पश्चिम की ओर चलता है, और 0° के रिस्पेक्ट में कौन सा पूर्व माना जाएगा, कौन सा पश्चिम माना जाएगा, कौन सा पूर्व मान के किधर बढ़ जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर ये आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा एक अलग सा वीडियो बनाकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है। तो नगर कोइल में तो नहीं मिलेगा, इंदिरा पॉइंट पे भी नहीं मिलेगा, रामेश्वरम में भी नहीं मिलेगा, कन्याकुमारी में मिलेगा। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। समवर्ती देश, सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सब देशज हैं। और मालदीव और श्रीलंका ये सब पानी से मिलते हैं, मतलब इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटता नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जल से एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब भारत से अलग होते हैं ये लोग। देश की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान मिलती है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर में नेपाल, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ये पश्चिम ये पूर्व, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पश्चिम में पाकिस्तान। ये उत्तर पश्चिम में इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का पार्ट यहाँ पे मिलता है भारत से, इसलिए ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और ये पाकिस्तान पश्चिम हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिम में है। पूर्व में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है पूर्व में, एवं म्यांमार यहाँ है, तथा उत्तर पूर्व में भूटान, ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व में भूटान मिलती है। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे, ये देखिए श्रीलंका, और मालदीव यहाँ पे कहीं पे नीचे है। ठीक है, आइए फिर पश्चिम में बंगाल तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है। पड़ोसी देशों
की सीमाओं को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं। मतलब पड़ोसी देश से कौन कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सटता है उसका लिखा हुआ है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सारा, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कौन सा राज्य कौन सा देश के साथ मिला हुआ है, कौन सा देश की सीमा कितने राज्यों से मिली हुई है। जैसे कोई कोई राज्य होगा जो एक से ज़्यादा देशों से मिला होगा। जैसे यहाँ देखिए जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे भी है, मतलब ये पाकिस्तान से मिल रहा है, अफ़गानिस्तान से मिल रहा है। और अगर चीन से देखें तो चीन से भी जम्मू और कश्मीर मिलेगा। तो ये आप सातों पॉइंट बहुत अच्छे से अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि जब कभी भी इसमें तकलीफ़ हो तो आप एक बार नज़र उठा कर देखिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर आइए अफ़गानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। देखा आपने, ऊपर में मिलता है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में मिलता है, सॉरी। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए चीन की सीमा को कैसे स्पर्श कर रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, ये दोनों यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज। फिर उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, फिर यहाँ सिक्किम, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ये सारी राज्य चीन की सीमा से मिलती है। फिर बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। आइए देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, या फिर उसके आगे आइए म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिज़ोरम। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ये देखिए ये म्यांमार यहाँ है, तो इसकी सीमा स्पर्श करेगी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ये चार राज्य इधर होगा। इसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करेगी म्यांमार की। अब म्यांमार के बाद आ जाइए नेपाल। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। वहीं भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, तो ये नोट करके रखिएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलते हैं। और असम को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बोलते हैं। ये दो पॉइंट थोड़ा यूनिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे नेपाल है। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम तथा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे स्पर्श करता है। वहीं भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं और यहाँ म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बोलते हैं। याद रहेगा आपको। चलिए आगे, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। मतलब उत्तर में हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, अध्यारोपित सीमा या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा, ये नोट रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चीन भारत से मैकमोहन रेखा, ये भी याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफ़गानिस्तान भारत से डुरंड रेखा, ये भी याद रखिएगा। तो रेड क्लिफ पाकिस्तान से, मैकमोहन चीन से और डुरंड अफ़गानिस्तान से द्वारा पृथक होते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू मध्य, ये भी याद रखिएगा, जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच।
यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। यही पाक जल डमरूमध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा, इसकी चौड़ाई बहुत कम जगह मिलती है देखने को। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रासी प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1955 से 63 रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वह बांग्लादेश है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर से लगती है। ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और सबसे लंबी बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। और ये पीओके में आता है अफगानिस्तान की सीमा, पाक अधिकृत कश्मीर में। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकोनियामा भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी अराकानियोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी बनती है, ये यहाँ पे ऐसे, ये अराकानियोमा पर्वत श्रेणी बनती है। इसी में नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बूंद, ये सब बनती हैं। और यहाँ इरावदी नदी बनती है जो कि प्राकृतिक है, और ये सीमा प्राकृतिक सीमा है, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। और इसी का अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का एक्सटेंशन, मतलब आगे बढ़ा हुआ रूप, ये अंडमान निकोबार में आता है। मतलब ये पर्वत समुद्र के अंदर से अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में आगे बाहर आता है। फिर सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश एवं जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान की सीमा 3 देशों से मिलती है। तो याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा 3 देश से मिलती है। कौन कौन सी? नेपाल, भूटान और चीन। वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान से मिलती है। तो ये 3 देश याद रखिएगा जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है, मतलब 3 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वह एक ही देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट है। ये देखिए IAS परीक्षा 2006 का प्रश्न है। फिर पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम राज्य भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिज़ोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो इसका तीनों विकल्प सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको फिगर से देखते हैं। पहले असम के बारे में बोला हुआ था, असम जो भूटान से लगता है और बांग्लादेश से लगता है, तो ये सही था। दूसरा स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल के बारे में था कि यह भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगता है, तो ये भी सही है। नेपाल से यहाँ पे लगता है, भूटान से यहाँ पे लगता है। और फिर मिज़ोरम के बारे में बोला हुआ था कि यह बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही था। फिर दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य जिसका सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम। तो मेघालय है, अभी आपने देखा था मेघालय को। त्रिपुरा भी है, मिज़ोरम भी है, मणिपुर नहीं है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली भारतीय राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। कौन कौन से राज्य भारत के बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो नागालैंड यहाँ पे नहीं है। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। फिर नागालैंड यहाँ पे नहीं है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। फिर से नागालैंड यहाँ पे नहीं है। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये तीनों है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नागालैंड से छट गया। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन में ना
फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक भी कोई पता है तो आप ऑप्शन छाँट कर भी आंसर बना सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2003 का प्री का क्वेश्चन था। फिर आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो सिक्किम की सीमा तो मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा मिलती है, मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। ये देखिए 1999 का क्वेश्चन है IAS प्री का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीकृत है विचार विमर्श करता हुआ विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटान, नदी जल का बंटवारा। तो कौन सा कहाँ पे है ये दिखाना है। तो ये 1, 2, 3 मुद्दे हैं और ये ABC जगह है, कौन सा जगह पे कहाँ है ये दिखाना है। तो सीमा विवाद का निपटान ये जगह है रन ऑफ कच्छ का, ये हमेशा से यहाँ पे विवाद का है। तो A का 2 देखते हैं किसमें, एक इसमें है, एक इसमें है। A का 1 तो नहीं होगा, A का 3 भी नहीं होगा। अब B और A में देखना है क्या है। तो फिर देखते हैं सैन्य दलों का विनियोग, नदी जल का बंटवारा। नदी जल का बंटवारा यहाँ सी, क्योंकि यहाँ से इंदस नदी निकलती है, सिंधु नदी, इसलिए सी होना चाहिए। तो सी का 1 देखते हैं, सी का 3 देखते हैं किसमें है। सी का 3 इसमें नहीं है, सी का 3 इसमें है। तो ऑप्शन ये सही होगा, ये बी में है, ये बी है सैन्य दलों का विनियोजन, मतलब यहाँ पे सैन्य दल का होगा। ठीक है, आइए इसका विवरण देखते हैं क्या। देख लीजिए मैथ अच्छे से देख लीजिए, 1, 2, 3 पॉइंट भी अच्छे से देख लीजिए, फिर आप भी मिलाने की कोशिश कीजिएगा अपने से। आइए इसका विवरण देखते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित हैं, जिनमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुल्लर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रिक क्षेत्रों को वी नियंत्रण रेखा क्षेत्र तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मतलब म्यांमार से कौन सा राज्य ज़्यादा स्पर्श करता है? तो मणिपुर ज़्यादा स्पर्श नहीं करता है, मिज़ोरम भी ज़्यादा नहीं करता है, नागालैंड भी नहीं ज़्यादा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा करता है, पीछे बताया था मैंने आपको। तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार व मिज़ोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब नहीं सटती है? तो नागालैंड की सीमा सटती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी सटती है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा इसी की है, मिज़ोरम की भी सीमा सटती है, असम की सीमा नहीं सटती है। असम की सीमा भूटान से सटती है, बांग्लादेश से सटती है, मगर म्यांमार से नहीं सटती है। असम की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? मतलब पाकिस्तान की सीमा क्या क्या बनाती है यह देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं बनाती है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, इसमें चारों है। पंजाब भी है, जम्मू एवं कश्मीर भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। तो इसमें हरियाणा नहीं है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर इसका विवरण क्या है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाती है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। नेपाल की पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? सिक्किम, भूटान। तो भूटान
भारतीय राज्य नहीं है, यह अलग देश है। सिक्किम और बिहार दोनों नेपाल से सटती है। असम और बिहार एक दूसरे से नहीं सटती है। नहीं सॉरी, असम और बिहार में असम नेपाल की सीमा से नहीं सटती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो हरियाणा नेपाल की सीमा से नहीं सटती है। तो ऑप्शन बी सही है। नेपाल के साथ सीमा बिहार राज्य युगम बनाते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। ये डाटा याद रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू। ये सब यूपी मेंस का क्वेश्चन 2016 का है। ठीक है, फिर 12वां नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन बर्मा, मतलब आज का म्यांमार, नेपाल, तिब्बत या अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर रेखा से साझा करती है, उसे डूरंड लाइन कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न 14, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। तो अध्यारोपित सीमा है, मतलब सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो ये बाह्य शक्ति कौन सी थी? यह ब्रिटेन की थी। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ठीक है, आगे देखिए, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो अमेरिका कनाडा सीमा नहीं, यह भारत की है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, रूस फिनलैंड की सीमा रेखा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो अब देखना है भारत चीन सीमा रेखा और भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर पूर्वी मतलब ये अगर भारत है ऐसे, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्वी मतलब इस साइड का भाग बोल रहा होगा। तो इस साइड का भाग में कौन सा? इस साइड का नहीं, ये पूर्वी हो गया। उत्तर पूर्वी मतलब इस साइड का भाग, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख से सटती है उस साइड के भाग को। तो ये डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो गया मैकमोहन रेखा। चीन और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच में? तो भारत और चीन के बीच में। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। आइए अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत के किस प्रदेश की सीमा, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो सिक्किम है जिसकी रेखा तीन देश से, चीन से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है तथा चीन से मिलती है। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये सिक्किम है। सिक्किम है, इसकी सीमा इधर नेपाल से मिल रही है, ऊपर चीन से मिल रही है और इधर भूटान से मिल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। 20वां नंबर प्रश्न, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसको तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम व दक्षिण से तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
ठीक है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया भारत का। आइए दूसरा, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में पहला है इसमें भारत का प्राकृतिक प्रदेश। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है इसमें। पूरा चुंबकत्व पैलोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। तो यहाँ पे ये देखना, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये ध्यान में रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, भारतीय स्थल पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जो उत्तर की ओर खिसकते यूरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गया था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका था। तो गोंडवाना में कौन कौन सा क्षेत्र था? तो उसमें भारत था, आज का ऑस्ट्रेलिया था, आज का अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका है और अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल है। मध्यजीवी कल्प 2000 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इन विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशिया के बीच स्थित तेथिस सागर, ये याद रखिएगा, तेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रेणी के रूप में विकसित हुई। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि गोंडवाना लैंड के टुकड़े हो गए, जिसमें भारतीय पिंड भी एक था, जो उत्तर की ओर खिसकते यूरेशिया प्लेट से जा टकराया, और यूरेशिया और भारतीय प्लेट के बीच में जो तेथिस सागर थी उसमें अवसादी चट्टान और तेथिस सागर सटता गया और अवसादी चट्टान बनता गया, और उसी से हिमालय तथा पश्चिमी एशिया पर पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। और यह युवा स्थलाकृति है जो आज भी बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई हर कुछ वर्षों में कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुआं भी पाए जाते हैं। ठीक है, तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप का निर्माण एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। मतलब जब तेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय के बेसिन में बहुत बड़ा गर्त बन गया, गड्ढा बन गया, और उस गर्त को धीरे धीरे हिमालय से लाई गई नदी द्वारा निक्षेपण से भरा गया, जो आज का उत्तरी मैदान कहलाता है। आज का उत्तरी मैदान में जो भी क्षेत्र आता है, जैसे यूपी का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र यही उत्तरी मैदान के रूप में कहलाता है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी सतह का प्राचीनतम भाग है, क्योंकि हिमालय नवीनतम भाग है और उत्तरी मैदान तो उससे भी ज़्यादा नवीनतम भाग है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के बाद उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत पर सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। यहाँ भूकंप बहुत नाम मात्र या बिल्कुल कम आती हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शही आउटलियर है। मतलब ये जो मेघालय का पठार है वही प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, मगर वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता गया और वह प्रायद्वीपीय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई। ये मालदा गैप ध्यान रखिएगा, ये मालदा गैप बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण
भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत का जो पश्चिमी तट है वह भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण बना। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, मतलब भारत की भूमि में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, इसलिए भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से प्रदेश हैं भू आकृतिक? तो आइए देखते हैं। सिंधु गंगा का मैदान, उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके नीचे सिंधु गंगा का मैदान, फिर इधर पूर्वोत्तर हिमालय, फिर यहाँ मरुस्थल क्षेत्र थार मरुस्थल, फिर यहाँ मध्य उच्च भूमि, फिर दक्कन का पठार, फिर यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान, फिर यह पूर्वी तटीय मैदान, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो ये लिखा हुआ है इस गिनती में। उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा मैदान, थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार, तटीय मैदान, अब तटीय सागर और द्वीप। 6 भागों में विभाजित हैं। चलिए इसके प्रश्नों पे आते हैं। ये IAS प्री 1995, फिर UP PCS 1998 2 बार पूछा गया प्रश्न है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। मतलब पूरा चुंबकीय से यह पता चलता है कि भारत का जो पिंड है वह किस तरफ सरका है, तो ये उत्तर की ओर सरका है। आइए इसका विवरण देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 2000 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये देखिए। IAS प्री 1995 का पूछा हुआ ये भी प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरासिक खंड, आर्यवर्त खंड, इंडिया खंड या गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड है। फिर आइए तीसरा प्रश्न। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4, 6, 7, 8। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में NCERT के अनुसार बांटा गया है। मतलब NCERT के अनुसार 6 भागों में और ऐसे 4 भागों में बांटा हुआ है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है? भावर, तराई, शिवालिक पहाड़ों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तराई प्रदेश में पाया जाता है पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत का पाताल तोड़ कुआं के अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए। IAS प्री 2010 का प्रश्न पूछा हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पूछ रहा है कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत पे उसका भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें का अनुभव होता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का उत्तरी विस्तार बहुत उत्तर में है, 37 डिग्री और कुछ मिनट है उत्तर। तो ये काफ़ी उत्तर में है, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से काफ़ी उत्तर है। तो यहाँ पे साइबेरिया से आने वाली हवा का ज़रूर असर होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती। बिल्कुल सही। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मानसून हिमालय की वजह से मानसून यहाँ वर्षा करती है, नहीं तो अगर हिमालय नहीं होती तो यहाँ आया हुआ मानसून उत्तर की ओर निकल जाता और यहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती। तो आइए इसका विवरण क्या है देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती
तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बीपीएससी 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में बहु आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, ये बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रकृत में हुई है, अग्रगर्त में हुई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। गर्त हिमालय नदी, हिमालय पर्वत और दक्कन प्लेटियो की वजह से जो गर्त बना था उसमें हुई थी गंगा नदी का निर्माण। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण का फलस्वरूप है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यूरोपीय प्लेट चीनी प्लेट का त्रिकोणीय अभिसरण नहीं था, यह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का मिश्रण था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 सही होगा, तो इसका आंसर ए है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वार्षीय आउटर लेयर है या एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्ति में हुई है, अतः कथन 2 सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त फोर्ड पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाया जा रहा अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ था, कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर से हुई है। चीन प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है। समझ में आ गया 4 गलत क्यों है? क्योंकि चीन प्लेट है ही नहीं, वो यूरेशिया प्लेट है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन खोजना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे प्राचीनतम भाग, तो ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ, तो ऐसा कोई बात नहीं बोला हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहद भंडार है, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था यहाँ पे, तो सी असत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी असत्य है। चलिए अगला प्रश्न 8वां देखते हैं। ये IAS प्री 1997 का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दक्कन त्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। इसमें है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिस्टेशियन न्यूटन, कैम्ब्रियन, अत्यंत न्यूटन। तो दक्षिण ट्रैप क्रिस्टेशियन आदि न्यूटन का है। तो ए का 3 किसमें किसमें? ए का 3 यहाँ है, ए का 3 यहाँ है, तो ए का 2 इसमें है, ए का 1 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, अत्यंत न्यूटन। तो पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का होगा, तो बी का 1, ये बी का 5 है, बी का 1 है, तो ये सही है। और देखते हैं अरावली, अरावली प्री कैम्ब्रियन, फिर नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती मतलब अत्यंत नूतन, तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप लोग इससे पहले एक बार अच्छे से देख लें और खुद से मिलाने का कोशिश करें इसे।
हो गया, मिला लिए आप लोग अच्छे से। चलिए आइए अगला प्रश्न पे देखते हैं। पहले इसका विवरण देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रिस्टेशियन काल में अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर न्यूटन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। चलिए आइए अगला देखते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप के लिए। भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका आंसर बी सही है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आइए इसका विवरण देखते हैं। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। धान का कटोरा केरल का। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? तो सिंधु क्षेत्र में थार मरुस्थल है। भारत के विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पहला पाठ खत्म हुआ। आइए दूसरा पाठ, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये बिल्कुल बहुत सही डेफिनेशन है हिमालय का, इसको नोट करके रखिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय के पश्चिमी भाग में अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में ज़्यादा ऊंचाई वाले शिखर हैं और पश्चिमी भाग में उसके रिस्पेक्ट में कम ऊंचाई वाले शिखर हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो आइए 4 क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र में, फिर बृहद हिमालय महान हिमालय के रूप में, फिर लघु हिमालय मध्य हिमालय में, फिर बाह्य या उप हिमालय जो जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। तो ये चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा, ताकि जब कभी भी ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय या लघु हिमालय या फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में बोला जाए तो आप लोग को ध्यान आ जाए कि कौन से हिमालय की चर्चा की जा रही है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलियोगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग 14 मिलियन वर्ष पूर्व में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। हिमालय की उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रेणी है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, हिमालय या हिमाद्री या जो सतत श्रृंखला और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर की है और इसमें सबसे ऊंचे शिखर भी हैं। तो ये देखिए मैप में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे पामीर का पठार है, ये हिंदकुश पर्वत है, ये कुनलुन पर्वत है। ठीक है, और ये देखिए काराकोरम श्रेणी और दिखा देते हैं आप लोग को अच्छे से।
अब दिख रहा होगा बिल्कुल। ये काराकोरम श्रेणी, ये उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक श्रेणी, फिर इसी तरह से यहाँ कैलाश पर्वत, यहाँ मानसरोवर झील, यहाँ पे गुरुलाम नाधाता, ये शिखर है यहाँ पे। फिर इसी तरह से कामेत पर्वत शिखर यहाँ पे, फिर नंदा देवी पर्वत शिखर यहाँ पे। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए राका पेशी शिखर, फिर यहाँ नंगा पर्वत शिखर। फिर यहाँ पे आइए, ये एवरेस्ट, ये कंचनजंगा, ये हाईएस्ट है एवरेस्ट। फिर यहाँ कंचनजंगा, फिर यहाँ पे देखिए डाफला पहाड़ी, फिर मिसमी पहाड़ी, फिर यहाँ नामचा बरवा जहाँ से ये सही यू टर्न लेके ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में घुसता है। फिर यहाँ पटकाई पहाड़ी, फिर ये नागा पहाड़ी, फिर ये मीज़ो पहाड़ी, फिर यहाँ पे देखिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। तो आप लोग इसे बिल्कुल मैप को अच्छी तरह से देख लीजिए। पहाड़ी ऊंचाई वाले सबसे क्षेत्र, फिर यहाँ श्रेणियाँ, फिर यहाँ पामीर का पठार, फिर ये हिंदकुश, फिर ये कुनलुन पर्वत। इसे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। यह ध्यान रखिएगा कि यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित कंचनजंगा है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। तो चोटियों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग को क्रोड या ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमनदियाँ का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहनीय हैं। मतलब ये 12 नदियाँ हिमालय से जो नदी निकलती है वह 12 नदी के रूप में निकलती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर और इसकी औसत चौड़ाई 550 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। जो बोलते हैं ना लोग कुल्लू मनाली, तो ये वही कुल्लू है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच होती है। मतलब ये हो गया महान हिमालय। ठीक है, दिख रहा है। उसके नीचे मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। ठीक है, फिर मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से लेके 4500 मीटर। फिर ये हो गया लघु हिमालय या शिवालिक। ये शिवालिक हो गया। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। तो हाइट वाइज याद रखिएगा, ये 6000, ये 3700 से 4500, ये 900 से 1200। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब ये कहा जाता है कि ये जो श्रृंखला है शिवालिक का, ये नदियों द्वारा लाया गया अवसाद से बना हुआ है। निम्न हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये दून, देहरादून वाला। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद फुटहिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान को भावर कहा जाता है।
मतलब फुटहिल क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता, मतलब सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो फैला हुआ समतल मैदान है उसे भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। मतलब यहाँ कंकड़ और बजरी बहुत अधिकतम मात्रा में मिलेगी। कंकड़ और बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती हैं। मतलब यहाँ कंकड़ और बजरे की इतनी अधिकतम मात्रा होती है कि नदी इनके नीचे से बहने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि नदी लुप्त हो गई है और घाटी सूखी लगने लगती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहा जाता है। तो भाबर के दक्षिण में तराई है जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब ये शिवालिक, उसके नीचे कंकड़ बजरी वाली भाबर, उसके नीचे फिर तराई। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। मतलब पामीर का घाट जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी और ट्रांस हिमालय का भाग है, उसके बाद महान हिमालय आता है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। मतलब हिमालय को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब सतलज एवं सिंधु नदी के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला हो गया डिवीज़न। फिर पश्चिम से पूर्व तक, अच्छा ये उदाहरण के रूप में था। फिर पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय से भी नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा हो गया। सतलज और काली नदी के बीच इस हिमालय को कुमायूं नदी के नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरा हो गया, जिसे नेपाल हिमालय के बीच नाम से जाना जाता है। ये काली तथा तीस्ता नदी के बीच में पाई जाती है। फिर तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चौथा हो गया। तो अब तक कितना हो गया? सतलज तथा सिंधु नदी के बीच पंजाब हिमालय। फिर दूसरा सतलज तथा काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। फिर तीसरा काली तथा तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। फिर चौथा तीस्ता एवं दिहांग हिमालय के बीच असम हिमालय। तो ये भी नोट करके रख लीजिएगा चारों, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग माखड गौर के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मतलब ये बोला ये जा रहा है कि हिमालय जम्मू कश्मीर से इस तरफ से आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग महागर्त से कि इस तरह से दक्षिण पश्चिम के रूप दक्षिण की ओर मुड़ जाता है ये, और इसी को अराकान योमा कहा जाता है। ये जो बढ़ रहा है इसी को अराकान योमा कहा जाता है, और ये भारत के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ये मुड़ा हुआ हिमालय का मुड़ा हुआ भाग भारत के पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। इसी पे पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मिज़ो पहाड़ी है, अराकान योमा यही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर आइए, जहाँ पे भी जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। या फिर अगर आप इसी वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एक दो बार और देखें, अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। पूरे हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रेणियों एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज़ो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी है? तो पटकाई है, नागा है, मिज़ो है, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है पूर्वांचल में। ठीक है, आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं।
निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वहनीय हैं। ये बिल्कुल सही है। कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये मानसून से तो प्राप्त करता है, मगर इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा क्या, ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल सही। ए और आर का सही व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही, परंतु ए और आर का सही व्याख्या नहीं करती है। ये ऑप्शन होगा, क्योंकि आर ए का कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बस बता रहा है कि जो हिमालय का अधिकांश वर्षा होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इसका विवरण देखते हैं किस प्रकार से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वहनीय हैं। इसकी प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानी में स्थित होना है। तो ये होना चाहिए था इसका कारण कि हिमानियों में स्थित हुआ इसका प्रमुख स्रोत बर्फ़ के रूप में। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर आइए दूसरा प्रश्न। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहनीय हैं, बिल्कुल सही, 12 नदियाँ हैं यहाँ से। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है। तो ए गलत और आर सही, तो ये गलत है। ए सही, ए और आर दोनों सही है। ए और आर की पुष्टि करता है, तो ये बिल्कुल इसकी पुष्टि करता है। ये क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी बर्फ से है, इसलिए यह 12 नदी है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करती है, तो ये गलत है और ये भी गलत है। तो इसका विवरण जो ऊपर का विवरण था वही इसका ही विवरण है। आइए तीसरा प्रश्न, ये 1994 में आइए से पूछा गया प्रश्न था। आइए देखते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है, तो शिवालिक नहीं है, निम्न हिमालय भी नहीं है, बृहद हिमालय श्रेणी है, फिर धौलाधर श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। आइए इसका विवरण देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक श्रेणी नवीनतम प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान को कहा जाता है तराई, दून, खादर, भावर। तो यह भावर होगा, क्योंकि तराई भावर के नीचे के क्षेत्र को तराई कहते हैं और दून दो पर्वत श्रेणियों के बीच के क्षेत्र को दून कहते हैं, जिसमें मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय था। जैसे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के क्षेत्र को दून कहा जाता है। आइए इसका विवरण देखते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान को भावर कहा जाता है। भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जवाब से निर्मित मेखला, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न यह बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न था। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो कौन सा प्रदेश है भाई? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो ये शिवालिक होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौसर तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किस हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो अरावली का, पश्चिमी घाट का, सतपुड़ा का, तो हिमालय का। अरावली का नहीं होगा, पश्चिमी घाट का भी नहीं हो सकता है, सतपुड़ा का भी नहीं हो सकता है, तो यह हिमालय का भाग है। इसका व्याख्या ऊपर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, कब हुआ? ईओजोन में, प्लायोजोन में, मेसोजोन में या सैनियोजोन में? तो यह सैनियोजोन में इसका निर्माण हुआ था शिवालिक श्रेणी का।
शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। फिर 8वां प्रश्न, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्या है? तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य, 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो इसका विकल्प ए होगा, 850 से 1200 मीटर के मध्य है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। इस स्थिति में निकटतम विकल्प ए अभिष्ट है। शिवालिक श्रेणी समूह शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का। तो यह गिरिपद की स्थिति को दर्शाता है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं किस प्रकार है। भावर मैदान या भावर प्लेन शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी किसके हिस्सा नहीं है? तो देखते हैं। उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का भी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो इसका विकल्प बी होगा। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्रशासित प्रदेश निम्नवत हैं। तो कौन कौन से हैं देख लिया जाए। जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सारे राज्य ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से राज्य हिमालय पर्वत श्रेणी के राज्य हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खंड सही, युग घुमाव वाले नदी मार्ग ये भी सही, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ बिल्कुल सही, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता ये भी सही। तो इसका चारों सही होगा। तो इसका विकल्प कौन सा है? उपयुक्त में से कौन सा हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं? तो ये चारों साक्ष्य होंगे। तो इसका विकल्प डी होगा, चारों सही। ये IAS 2012 का पूछा हुआ प्रश्न था। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के समक्ष साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खंड, युग घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत में यह भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। आइए देखते हैं, ये 1995 IAS प्री का प्रश्न है। नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 श्रेणियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी हैं। पहला लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल। तो ये नहीं होगा क्योंकि काराकोरम श्रेणी सबसे आगे होना चाहिए। तो काराकोरम श्रेणी सबसे आगे इस दोनों में, मतलब ये पहला काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम श्रेणी 2 में है, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर एवं लद्दाख। तो लद्दाख सबसे पीछे नहीं होगा, लद्दाख काराकोरम के बाद होगा। तो काराकोरम के बाद लद्दाख यहाँ पे है, फिर जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। तो मतलब ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, ये पीर पंजाल हो गया। तो सी विकल्प इसका सही होगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर ये बताया गया कि दिन के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1, 2, 3 के अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः इस प्रकार है। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी, फिर चौथा पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, मतलब किनके मध्य लघु हिमालय स्थित है? ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद ही महान हिमालय आता है, तो इनके बीच में कुछ नहीं मिलता है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में मिलता है लघु हिमालय, तो इनके बीच में होगा। फिर ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में 2 हिमालय हो जाता है, महान हिमालय और मध्य हिमालय। फिर शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में फिर 3 हिमालय हो जाएंगे। तो इसीलिए लघु हिमालय, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है।
आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों के का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ये गलत होगा क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये सही होगा क्योंकि शिवालिक दक्षिण में है, फिर लघु हिमालय बीच में, फिर महान हिमालय उत्तर में है। फिर इसका लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक गलत, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय, यह भी गलत, इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत। तो इसका विकल्प बी सही होगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु व मध्य हिमालय एवं महान हिमालय हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो हो जाएगा शिवालिक, क्योंकि शिवालिक हिमालय का भाग है और हिमालय अभी नवीन बलित पर्वत है जिसका भी निर्माण हो ही रहा है, तो इसीलिए इसका विकल्प सी सही होगा। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो हो जाएगा गोंडवाना चट्टान। इसका विवरण देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आक्रियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लौह, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। विंध्यान क्रम की चट्टान का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टान के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। भारत के अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, अब 17 नंबर प्रश्न है। अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। पहला जास्कर पर्वत श्रेणी, दूसरा धौलाधर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसमें उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम, तो सबसे पहला सबसे नीचे है धौलाधर, फिर उसके नीचे है जास्कर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम। तो विकल्प ए सही है। आइए इसका विवरण पढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रृंखला श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर मतलब फिर दक्षिण से उत्तर की ओर देखना है। जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। आप लोग इसका उत्तर देखिए जब तक थोड़ा देर। तो इसका उत्तर होगा बी। पहले होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके उत्तर में होगा जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके उत्तर में होगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर उसके उत्तर में होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। आइए इसका विवरण देखते हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत
शिखरों का सही क्रम है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो पहले एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो पहले एवरेस्ट और कंचनजंगा नहीं होगा, पहले कंचनजंगा होगा, क्योंकि कंचनजंगा पूर्व में है। ठीक है, तो पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। फिर यह दूसरा विकल्प कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा या एवरेस्ट। फिर एवरेस्ट या कंचनजंगा या धौलागिरी या अन्नपूर्णा। तो सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। फिर कंचनजंगा के तुरंत बाद एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट है, तो इसका विकल्प बी होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उपयुक्त पर्वत शिखरों से का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है: पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होती है। मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में, जैसे ये हिमालय पूरा है तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होती है। मतलब बताना है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या होती है ट्री लाइन की ऊंचाई। तो अधिक होती है, कम होती है, वैसा ही होती है, असंबंधित होती है। तो यह कम होगी। मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई कम मान पश्चिमी हिमालय में होती है। मतलब यहाँ पे पेड़ ज़्यादा ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर मिलेंगे यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए पेड़ बहुत ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर मिलेंगे। और यहाँ वर्षा उतनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पेड़ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं मिलेंगे। आइए इसका विवरण देखते हैं, विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होती है। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन की मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी हिमालय और उत्तरी पश्चिम हिमालय में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर रह जाती है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर आइए अगला प्रश्न पे। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है: तापमान में गिरावट, बिल्कुल सही। वर्षा में बदलाव, बिल्कुल सही। अगर तापमान अत्यधिक ठंडा हो जाए या अत्यधिक गर्म हो जाए तो वहाँ की सारे वृक्षों पे इसका असर होगा। उसी तरह से वर्षा में कम बदलाव, यदि अधिक वर्षा हो जाए तो हो सकता है कुछ पेड़ गल जाएं, या वर्षा ना हो तो कुछ पेड़ सूख जाएं। मिट्टी का अनउपजाऊ होना, बिल्कुल सही। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ वृक्ष उगेंगे नहीं। फिर तेज हवा उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना ये तीनों प्रभावित करेगा, तो इसका विकल्प ए होना चाहिए। तो इसका आंसर ए है। आइए इसकी आंसर देखते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी के अनउपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। नोट: इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पुस्तिका में विलोपित दर्शाया, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ पीसीएस ने इस क्वेश्चन का उत्तर गलत ठहराया। इसका ऐसे विकल्प होना चाहिए 1, 2, 3, 4, चारों सही होना चाहिए। तो इसका आंसर बी ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकाई श्रेणी? तो इसका आंसर होगा पटकाई श्रेणी, क्योंकि पटकाई श्रेणी इस तरफ पूर्वी हिमालय का भाग है जो कि सबसे नवीनतम बलित पर्वत के रूप में बना है, और ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ पहले से बनी हुई हैं। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण ट्रांसियन युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई या पटकाई श्रेणी है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है?
नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका विकल्प होगा त्रिपुरा, क्योंकि नागा पहाड़ी है, मणि पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है पटकाई श्रेणी में। पटकाई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, मिजो पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। मतलब त्रिपुरा से संलग्न मिजो पहाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल, जम्मू और कश्मीर अविभाजित, अब लद्दाख हो गया होगा, राज्यों के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जस्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जस्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो इसका विकल्प है बृहद हिमालय व पीर पंजाल। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य, मतलब उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल है, कश्मीर घाटी के पास। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन में काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीरी घाटी या लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन या संधि स्थल पर है। यह भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो कौन सा प्रमुख संसाधन है वहाँ का? वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो वन वहाँ का प्रमुख संसाधन है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र में 65% भूभाग पर वन पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8550 मीटर, ASL 8815 मीटर, ASL 8890 मीटर, ASL 8860 मीटर, ASL। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई यही है। तो महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर, लगभग 8850 मीटर है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या ट्रांस हिमालय। तो मध्य हिमालय हिमाचल का पर्यायवाची क्या है? मध्य हिमालय। हिमाचल उपयुक्त में से हिमालय का पर्यायवाची मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये IAS प्री 2007 में पूछा हुआ प्रश्न था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से होकर फैला हुआ है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 राज्य से ज़्यादा है। 5 राज्य में अगर गिने तो उत्तराखंड हो जाएगा, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर इधर सिक्किम हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर उसके बगल में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर हो जाएगा, फिर मिज़ोरम हो जाएगा। तो 5 राज्य से ज़्यादा हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी गलत है। पश्चिमी घाट 5 राज्यों से ज़्यादा में फैला हुआ है। पुरी का झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये सही है। तो इसका विकल्प बी होगा। ये देखिए IAS अपना प्रश्न किस तरह से पूछता है। अगर आपको हर एक के बारे में ब्रीफ नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा। कोई भी एक ऑप्शन में फंसिएगा तो यहाँ से गलत विकल्प का चयन कर लीजिएगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसलिए हर कुछ जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय के 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्य में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है।
6 राज्य कौन कौन सा पश्चिमी घाट का? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5 और केरल 6। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है पुलिकट भारत का। दूसरा सबसे बड़ा झील चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1 और कथन 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। तो ये इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? तो अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी या पूर्वी घाट? तो हिमालय श्रेणी नवीनतम श्रेणी है। हिमालय श्रेणी नवीनतम वलित का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ देखिए, भारत के भूगोल में सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमवर्ती प्रदेश, ये हो गया। फिर भौतिक विभाजन में भारत का प्राकृतिक प्रदेश हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। तो यहाँ तक हो गया और बाकी की बातचीत हम कल करेंगे। तो आप लोग को इसमें कहीं भी अगर कोई डाउट हो या कुछ कम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे कल फिर से बताया जाएगा। और आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह डेली वीडियो लेक्चर डाला जाएगा। जैसा कि प्रियंका का प्रश्न था, उसने कमेंट करके पूछा था कि ये वीडियो डेली आएगा कि नहीं, तो वो बिल्कुल आश्वस्त रहे और उसके साथ सभी बच्चे भी आश्वस्त रहे, क्योंकि यह वीडियो डेली आया जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो देखते रहिए और इसे जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को दिखाइए और उन सभी को भी ज्योग्राफी पढ़ने का अवसर दीजिए। और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और बस इसी के साथ विदाई लेते हैं, और आप लोग इसे लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इनसे हर किसी का फ़ायदा हो और ज्योग्राफी सबको अच्छे समझ में आए। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल फिर।